कैंटीन से बाहर निकलते ही हवा थोड़ी ठंडी थी, लेकिन सांची के अंदर पसीने छूट रहे थे। वो माही के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार इधर उधर भटक रहा था, कहीं तन्वी दोबारा न दिख जाए। माही उसका मूड ठीक करने के लिए इधर उधर की बातें कर रही थी, लेकिन सांची सिर्फ हूँ हाँ कर रही थी। कॉरिडोर में अभी भी छात्रों की आवाज आई थी। अगली क्लास के लिए घंटी बज चुकी थी। सांची चल यार, ये वाली क्लास तो मिस नहीं कर सकते, प्रोफेसर गुप्ता बहुत सख्त हैं, माही ने कहा और सांची का हाथ खींचते हुए रफ्तार बढ़ा दी। सांची क्लासरूम के दरवाजे पर पहुंची। उसकी सांसें थोड़ी उखड़ रही थीं, डर और तेज चलने की वजह से। वो बस अंदर कदम रखने ही वाली थी, तभी दरवाजे के अंदर से कोई बड़ी तेजी और बेपरवाही से बाहर निकला। धड़ाम! सांची की टक्कर किसी से हो गई। उसके हाथ से किताबें फिसल गईं और जमीन पर बिखर गईं। उसका कंधा उस व्यक्ति के कंधे से जोर से टकराया। सांची हड़बड़ाकर 2 कदम पीछे हुई और दीवार से जा लगी। उसने अपने सिर को संभालने की कोशिश की। सामने से आवाज आई, देख के नहीं चल सकती क्या, अंधी हो? आवाज में इतनी कड़वाहट और चिढ़ थी कि सांची का खून जम गया। उसने धीरे से डरते डरते अपनी नजरें ऊपर उठाई। सामने तन्वी खड़ी थी, वही तन्वी जिसके डर से सांची का पूरा बचपन एक जेल बन गया था। तन्वी ने एक हाथ में फोन पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से अपनी शर्ट ठीक कर रही थी। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा था कि किसी मामूली लड़की ने उसका रास्ता काट दिया। सांची की जुबान तालू से चिपक गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसे भूत दिखा दिया हो। उसकी आंखों के सामने पुराने मंजर घूमने लगे। तन्वी का उस पर चिल्लाना, उसका खिलौना छीनना, उसे धक्का देना। सांची का दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा कि वो गिर जाएगी। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई, न सॉरी न कुछ और। तन्वी ने सांची की तरफ देखा। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। सांची के पास न मास्क था, शायद कॉफी पीते वक्त हट गया था, और न दुपट्टे की आड़। सांची ने सोचा, आज तो मैं पकड़ी गई, अब ये पहचानेगी और चिल्लाएगी, अरे सांची तुम यहाँ, और फिर तमाशा होगा। लेकिन तन्वी की आंखों में पहचान नहीं थी। तन्वी की आंखों में सिर्फ हिकारत थी। उसने सांची को 1 सेकंड से भी कम वक्त के लिए देखा और फिर उसे ऐसे नज़रअंदाज कर दिया जैसे सांची कोई इंसान नहीं बल्कि रास्ते का पत्थर हो। तन्वी को जल्दी थी। वो शायद फ़ोन पर किसी ज़रूरी काम के लिए जा रही थी या अपने डिटेक्टिव की कॉल लेने जा रही थी। तन्वी ने हाँ इडियट कहा और सांची को धक्का देकर वहां से निकल गई। उसके कदमों की तेज आहट सांची के कानों में गूंजती रही। माही जो सांची के पीछे खड़ी थी और अभी किताबें उठा रही थी, उसने सांची का हाथ पकड़ा। अरे लगी तो नहीं ना? ये लड़की है या तूफान? इतनी बदतमीज कैसे हो सकती है? माही गुस्से में बड़बड़ाई। इससे तुम मैं। सांची ने माही का हाथ इतनी जोर से दबाया कि माही रुक गई। सांची ने गहरी, बहुत गहरी सांस ली। उसका पूरा शरीर अभी भी कांप रहा था, लेकिन वो राहत में थी। उसने मुझे नहीं पहचाना, या फिर मैं इतनी बदल गई हूँ आर्यमन की वजह से? क्या मेरे कपड़े, मेरा चेहरा सब इतना बदल गया है कि मेरी सौतेली बहन भी मुझे नहीं जानती? उसने माही से कहा, मैं ठीक हूँ, चलो क्लास चलते हैं। लेकिन वो जानती थी कि ये सिर्फ वक्त की बात है। तन्वी का ये नज़दीकी हमला आज टल गया, पर किस्मत हर बार उसका साथ नहीं देगी। तन्वी के गुजर जाने के बाद सांची के हाथ अब भी हल्के कांप रहे थे। उसने जमीन से अपनी किताबें समेटी और बहुत तेजी से घबराहट में अपने बैग से सफ़ेद मास्क निकाला। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने अभी चेहरा नहीं ढका तो तन्वी वापस मुड़कर देख लेगी और उसकी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। माही ने उसकी बेचैनी को भांप लिया। उसने सांची का कंधा थामकर उसे क्लास के अंदर ले गई और खिड़की के पास वाली सीट पर बिठाया। यहाँ वे दोनों दुनिया की नज़रों से थोड़ा छिपी हुई थीं। क्लास शुरू होने में अभी भी वक्त था। माही ने सांची का हाथ अपनी दोनों हथेलियों में ले लिया, उसे शांत करने की कोशिश करती हुई। माही ने फुसफुसाकर कहा, सांची देखो, मुझे पता है कि वो डायन तन्वी डरावनी है, लेकिन तुम इतना डर क्यों रही हो? तुम्हारे पास तो दुनिया का सबसे बड़ा सुपरमैन है, आर्यमन राठौड़, उन्हें क्यों नहीं बताती? माही ने सांची को झकझोरा, उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती हुई। अगर तुमने मिस्टर राठौर को एक बार कह दिया कि वो लड़की तुम्हें परेशान कर रही है, तो कसम से वो उसे कॉलेज क्या शहर से भी गायब करवा देंगे। तन्वी को अगर पता चल गया ना कि तुम आर्यमन राठौड़ की खास हो, तो वो तुम्हारे पैरों की धूल भी माथे पर लगाएगी।
डरो मत साची, बोलो। साची ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में बेबसी थी। नहीं नहीं माही, मैं उन्हें नहीं बता सकती, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? माही चिढ़ गई। वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही तो है ना? साची की नज़रें शून्य में खो गईं। वो सिर्फ माही से नहीं, खुद से लड़ रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक डर था, खोना। उसने मन ही मन सोचा, मैं आर्यमन को ये कैसे बताऊं कि मैं अनाथ नहीं बल्कि एक भगोड़ी हूं? कैसे बताऊं कि मेरा अतीत कितना गंदा और कलंकित है? वो एक राजा है और मैं उस घर की दासी थी जिसे तन्वी और उसके माता पिता पैरों की जूती समझते थे। उसका गला भर आया। अगर उन्हें मेरी सच्चाई पता चल गई तो क्या वो मुझे अपने साथ रहने देंगे? कहीं उन्हें ये ना लगे कि मैंने उनसे झूठ बोला, कि मैंने उनकी हमदर्दी का फ़ायदा उठाया? कहीं वो मुझे गलत समझकर अपने घर से निकाल ना दें? मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। उनके बिना मैं सांस भी नहीं ले सकती अब। साची को खामोश और उदास देखकर माही समझ गई कि मामला सिर्फ तन्वी का नहीं है, ये कुछ गहरा है। माही को साची की हालत पर तरस आ रहा था। वो साची को इतना मजबूर कभी नहीं देखना चाहती थी। माही ने अपनी आवाज़ और नर्म की। साचू, तू क्या सोच रही है? तुझे डर है ना कि मिस्टर राठौर तुझे गलत समझेंगे, कि वो तुझे अपने घर से निकाल देंगे? साची ने धीरे से आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया। माही ने उसके हाथ को जोर से दबाया और बहुत ही प्यार और मजबूती से कहा, अरे पगली, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया भी तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मेरी मम्मी पापा है ना। वो हमेशा कहते हैं कि उन्हें एक और बेटी चाहिए थी। अगर मिस्टर राठौर तुझे नहीं रखेंगे तो तू मेरे घर चलोगी। मेरा कमरा थोड़ा छोटा है पर दिल बहुत बड़ा है। माही की ये बात सुनकर साची का सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने झट से माही को गले लगा लिया और उसके कंधे पर सिर रखकर सिसकने लगी। माही ने उसकी पीठ सहलाई। ये सब कुछ जो मुझे अब मिल रहा है, आर्यमान का साथ, माही की दोस्ती, ये आज़ादी, ये सब तो मुझे चाहिए था। अब मैं इसे खोने नहीं दूंगी। माही के गले लगकर साची को लगा कि दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे भी हैं, और जब तक ये अच्छे लोग उसके साथ हैं वो तन्वी जैसे तूफानों से भी लड़ लेगी। शहर के बीचों बीच खड़ी राठौर टावर्स की 30वीं मंजिल पर पिन ड्रॉप साइलेंस था। केबिन के अंदर ठंडक थी, लेकिन माहौल में तनाव की गर्मी महसूस हो रही थी। आर्यमन अपनी बड़ी लेदर कुर्सी पर बैठा था, लेकिन काम नहीं कर रहा था। वो कुर्सी पर पीछे की ओर पूरी तरह टिका हुआ था। उसकी लंबी टांगें क्रॉस थीं और दोनों हाथ पेट पर रखे हुए थे। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, वो सुकून जो तूफान से पहले आता है। वो किसी अच्छी खबर का इंतजार नहीं कर रहा था, वो अपने शिकार के फंसने का इंतजार कर रहा था। दरवाजे पर एक सधी हुई दस्तक हुई। ठक ठक। आर्यमन की स्थिति जरा भी नहीं हिली। उसने आंखें नहीं खोलीं। उसकी उंगलियां बस एक बार अपनी दूसरी कलाई पर थिरकीं। विक्रम ने दरवाज़ा खोला और अंदर आया। उसकी चाल में जीत का भाव था। वो मेज़ के सामने आकर खड़ा हो गया और धीरे से बोला, सर। आर्यमन के होठों पर एक बहुत ही हल्की, लगभग अदृश्य मुस्कान आई। उसने बिना आंखें खोले अपनी भारी आवाज में कहा, बोलो विक्रम, क्या खबर है? चीखें सुनाई देनी शुरू हुई। विक्रम ने अपना टैब टेबल पर रखा, जिसकी स्क्रीन पर स्टॉक मार्केट के ग्राफ लाल रंग में नीचे गिर रहे थे। काम हो गया बॉस, हमने खुराना टेक सॉल्यूशंस को पूरी तरह ओवरटेक कर लिया है। उनके मेजर इन्वेस्टर्स ने हाथ खींच लिया है और अभी न्यूज़ आई है कि उनका स्टॉक मार्केट प्राइस 40% क्रैश हो गया है। 1 घंटे में वो करोड़ों के नुकसान में आ गए हैं। आर्यमन ने अब अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में वही डार्क ऑब्सेशन वाली चमक थी, जीत की चमक। उसने टेबल पर रखे उस टैब को अपनी ओर खिसकाया और लाल गिरती हुई लकीरों को देखा। ये समीर खुराना की बर्बादी का ग्राफ था। उसने टैब वापस किया। गुड, बहुत अच्छे। फिर वो अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे चलकर खिड़की के पास गया, जहां से शहर का नज़ारा दिखता था। समीर खुराना, उसने नाम को चबाते हुए कहा। उसने सोचा था कि वो मेरे सामने खड़ा होकर अपनी चालें चलेगा। उसे लगा था कि मैं सिर्फ उसे डराऊंगा। आर्यमन की मुट्ठी कांच पर कस गई, लेकिन उसे नहीं पता, मैंने उसे उकसाया नहीं, मैंने उसे खत्म करना शुरू किया है। उसने विक्रम की तरफ बिना देखे शीशे में उसका अक्स देखते हुए अगला आदेश दिया, रुको मत, अगला कदम उठाओ। उसके जितने भी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें रुकवाओ, और खन्ना ग्रुप जो उसका साथ दे रहे हैं उनकी भी फाइल तैयार करो। मैं चाहता हूं कि जब वो लोग कल सुबह उठें तो उनके पैरों तले जमीन ना रहे।
विक्रम ने सिर हिलाया, यस बॉस, और केबिन से बाहर निकल गया। आर्यमन वहीं खड़ा रहा, शहर को देखते हुए। तुमने साची की आंखों में वो डर डाला समीर, अब मैं तुम्हारी आंखों में वो मौत दिखाऊंगा जो तुम्हें पल पल मारेगी। बस देखते रहो, खेल तो अब शुरू हुआ है। विक्रम के जाने के बाद आर्यमन का केबिन फिर से शांत हो गया था, लेकिन आर्यमन का दिमाग किसी कंप्यूटर की तरह तेजी से काम कर रहा था। उसने इंटरकॉम का बटन दबाया। मिस्टर मल्होत्रा को भेजो। 5 मिनट बाद एक बुजुर्ग वकील अंदर आए। वे राठौड़ ग्रुप के लीगल हेड थे और आर्यमन के पिता के जमाने से वफादार थे। सर, उन्होंने अदब से पूछा। आर्यमन ने उन्हें बैठने को कहा और एक कागज का टुकड़ा उनकी तरफ सरकाया। उस पर लिखा था, खन्ना बिल्डर्स एंड एसोसिएट्स। मुझे इस कंपनी और इसके मालिकों की पुरानी फाइलें चाहिए, खास तौर पर उनके पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड्स, फैमिली हिस्ट्री, प्रॉपर्टी के विवाद, पुलिस केसेस, सब कुछ। वकील ने चश्मा ठीक करते हुए नाम पढ़ा। खन्ना ग्रुप, ये तो बहुत पुरानी कंपनी है सर। सुना है इनके पारिवारिक झगड़े बहुत मशहूर थे। उनके भाई की मौत के बाद सारी जायदाद इन्होंने हड़प ली थी। आर्यमन के कान खड़े हो गए। भाई की मौत? उसने आगे झुककर पूछा, कौन भाई, कब की बात है? वकील याद करने लगे। अरे वही पुराना केस था, करीब 15-16 साल पहले। इनका बड़ा भाई और भाभी एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। उनकी एक छोटी सी बच्ची भी थी, शायद उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। आर्यमन की रगों में खून जम गया। एक छोटी बच्ची? साची का चेहरा उसके दिमाग में कौंध गया। साची ने कहा था, मेरे माँ बाप चले गए एक ही रात में, और खन्ना का परिवार उसे घूर रहा था। समीर साची को जानता है। सारे तार जुड़ रहे थे। आर्यमन ने मुट्ठी भींच ली। क्या वो बच्ची वो भी मारी गई थी? वकील ने कंधे उचकाए। पता नहीं सर, खबरें तो यही थी कि एक्सीडेंट के बाद उसे खन्ना परिवार ने रख लिया था। फिर सुना कि वो कहीं चली गई या शायद मर गई। बहुत धुंधला सा मामला था। आर्यमन खामोश हो गया, लेकिन उसके अंदर का तूफान अब उफान पर था। मर गई या मार दी गई, या शायद भाग गई। सांची, क्या तुम वही बच्ची हो? क्या तुम खन्ना परिवार की असली वारिस हो? आर्यमन की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, ये एक अपराध की कहानी थी। एक ऐसा अपराध जो सांची को आज तक डरा रहा था। उसने वकील से कहा, मुझे उस एक्सीडेंट की पुलिस रिपोर्ट और उस बच्ची का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। अगर वो मरी है तो सबूत लाओ, और अगर वो जिंदा है। उसकी आवाज़ भारी हो गई। तो उन लोगों ने उसके साथ क्या किया था, इसका सबूत लाओ। धूप में खड़ी तन्वी का पसीना और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने कॉलेज के पिछले गेट के पास अपनी कार रोकी थी। शीशा नीचा था और वो किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो अपनी उंगलियों से स्टीयरिंग व्हील को ठोक रही थी और उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी। तभी एक मोटरसाइकिल वहां आकर रुकी। एक आदमी ने हेलमेट उतारा। ये वही प्राइवेट डिटेक्टिव था जिसे तन्वी ने हायर किया था। उसने चारों तरफ देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, फिर एक मोटा लिफाफा तन्वी की तरफ बढ़ाया। तन्वी ने झपटते हुए लिफाफा ले लिया और तुरंत उसे खोल डाला। उसमें कुछ धुंधली तस्वीरें और कुछ पन्नों की रिपोर्ट थी। तन्वी ने जल्दी जल्दी पन्नों को पलटा, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ती गई उसके चेहरे की रेखाएं तनती गईं। आखिरकार उसने लिफाफे को सीट पर पटक दिया। ये क्या बकवास है? तन्वी डिटेक्टिव पर चिल्लाई। मैंने तुम्हें उस मिस्ट्री गर्ल की पूरी जानकारी लाने को कहा था, नाम, पता, फैमिली बैकग्राउंड, और तुम क्या लाए हो? अनजान लड़की, राठौड़ मैंशन के आसपास देखी गई, कोई रिकॉर्ड नहीं। ये सब तो मुझे पहले से पता था। डिटेक्टिव ने अपनी सफाई में हाथ जोड़े। मैम, यकीन मानिए, हमने अपनी पूरी टीम लगा दी थी, लेकिन आर्यमन राठौड़ की सुरक्षा भेदना मुमकिन नहीं है। उस लड़की का कॉलेज में एडमिशन भी एक सीक्रेट नाम से हुआ लगता है। उसका असली रिकॉर्ड कहीं मिल ही नहीं रहा, जैसे उसका कोई अतीत हो ही ना। तन्वी गुस्से में आग बबूला हो गई। तो तुम कहना चाहते हो कि वो भूत है जिसका कोई अतीत नहीं? अरे बेवकूफ, अगर वो राठौड़ के साथ है तो कुछ तो होगा, कोई दोस्त, कोई रिश्ता। मिस्टर मल्होत्रा एक मोटी पुरानी फाइल और एक टैबलेट लेकर वापस आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। सर, जो आपने मांगा था वो यहाँ है। ये खन्ना परिवार का सबसे गहरा राज है। आर्यमन ने फाइल खोली। उसके पन्नों से पुराने होने की महक आ रही थी। मल्होत्रा ने समझाना शुरू किया। खन्ना ग्रुप असल में दीपक खन्ना ने खड़ा किया था।
आज के मिस्टर खन्ना उनके छोटे भाई सुरेश खन्ना है। रिकॉर्ड बताते हैं कि कुछ साल पहले दीपक खन्ना और उनकी पत्नी एक भयानक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। आर्यमन की नज़रें पुलिस रिपोर्ट पर थीं। एक्सीडेंट या मर्डर? उसने पूछा। मल्होत्रा ने सिर हिलाया। केस रफा दफा कर दिया गया था। रिपोर्ट कहती है कि ब्रेक फेल थे, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट गायब है। पुलिस ने शायद पैसे खाए थे। फिर मल्होत्रा ने एक अहम बात बताई। सर, उस एक्सीडेंट में एक बात अजीब थी। उनकी बेटी उस कार में नहीं थी, वो घर पर थी। इसका मतलब वो एकलौती वारिस बच गई थी। आर्यमन ने तेज नज़र से पूछा, तो वो लड़की कहाँ गई? मल्होत्रा ने टैबलेट आर्यमन की तरफ सरकाया। उसे सुरेश खन्ना ने अनाथ कहकर अपने पास रख लिया, लीगल गार्जियन बनकर। लेकिन असली खेल तब हुआ जब वो लड़की 18 साल की हुई। जिस दिन वो बालिग हुई, उसी दिन खन्ना परिवार की सारी जायदाद सुरेश खन्ना के नाम ट्रांसफ़र हो गई। आर्यमन ने टैबलेट की स्क्रीन को टैप किया। एक पुराना धुंधला वीडियो चलने लगा। ये शायद किसी लॉ फर्म की सीसीटीवी का फुटेज था, या कोई लीक हुई रिकॉर्डिंग। वीडियो में एक पतली दुबली डरी हुई लड़की एक मेज़ के सामने बैठी थी। उसके सामने वकीलों और सुरेश खन्ना की भीड़ थी। लड़की का चेहरा आंसुओं से भीड़ा हुआ था और वो कांपते हाथों से ढेरों कागज़ों पर साइन कर रही थी। उसे ज़बरदस्ती पकड़ा गया था। जैसे ही कैमरा लड़की के चेहरे पर जूम हुआ, आर्यमन की सांसें थम गईं। वो लड़की कोई और नहीं, सांची थी। छोटी, कमज़ोर और पूरी तरह टूटी हुई, लेकिन वही आंखें, वही डर। आर्यमन का दिल दहल गया। तो ये हुआ था उसके साथ। उसे मारकर नहीं, बल्कि जिंदा लाश बनाकर उसे सब छीन लिया गया। मल्होत्रा ने फाइल के आखिरी पन्ने से एक पुरानी तस्वीर निकाली। सर, ये उस लड़की के बचपन की इकलौती तस्वीर बची है, बाकी सब मिटा दी गई। आर्यमन ने कांपते हाथ से वो तस्वीर उठाई। तस्वीर में एक हंसता हुआ परिवार था। पिता, माँ और उनकी गोद में एक छोटी सी बच्ची। वो बच्ची खिलखिलाकर हंस रही थी, बिल्कुल बेफिक्र। आर्यमन की नज़रें उस बच्ची पर नहीं, बल्कि उस तस्वीर के फ्रेम पर टिक गईं। उसी ये तस्वीर जानी पहचानी लग रही थी। अचानक उसे याद आया वो रात जब सांची सीढ़ियों से गिरी थी। उस वक्त उसके हाथ में जो तस्वीर थी, जिसे आर्यमन ने देखा था, ये वही तस्वीर थी। सांची उस तस्वीर को सीने से लगाकर रो रही थी। कड़ियाँ जुड़ गई थीं। सांची ही वो वारिस है, सांची ही वो शिकार है, और सुरेश खन्ना, तन्वी और वो सब अपराधी हैं। आर्यमन ने तस्वीर को अपनी डायरी में संभाल कर रखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ अफसोस नहीं था, बल्कि एक भयानक प्रतिशोध की आग थी। उसने मल्होत्रा से कहा, शुक्रिया, ये फाइल मेरे पास ही रहेगी। और मल्होत्रा, उसने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, तैयारी करो, मुझे वो सारी प्रॉपर्टी, एक एक इंच ज़मीन वापस चाहिए, उस लड़की के नाम पर जिसका उस पर असली हक है। मल्होत्रा हैरान रह गए। लेकिन सर, वो साइन हो चुके हैं। आर्यमन ने एक खतरनाक मुस्कान दी। साइन मिटाए नहीं जा सकते, लेकिन साइन करवाने वाले हाथ तोड़े जा सकते हैं। सूरज डूब रहा था और आसमान का रंग हल्का बैंगनी हो चुका था। आर्यमन ने अपना ऑफिस का काम जल्दी खत्म किया और कॉलेज के लिए निकल पड़ा। अब वो सिर्फ एक संरक्षक नहीं था, अब वो एक योद्धा था, जो एक युद्ध की तैयारी कर रहा था। सांची का हक वापस दिलाने का युद्ध। काली कार कॉलेज के गेट पर रुकी। सांची गेट से बाहर निकली। माही ने उसे हाथ हिलाया, लेकिन सांची का उत्साह फीका था। उसने माही को सिर्फ एक बेजान सा बाय कहा और कार की तरफ बढ़ी। उसकी चाल में वो सुबह वाली फुर्ती नहीं थी। उसके कंधे झुके हुए थे और नज़रें ज़मीन पर टिकी थीं। तन्वी से टकराव का डर और अतीत की यादों ने उसे अंदर से निचोड़ लिया था। सांची ने कार का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठी। एसी की ठंडी हवा और लेदर की खुशबू ने उसका स्वागत किया, लेकिन उसके मन की उमस कम नहीं हुई। उसने सीट बेल्ट लगाई और खिड़की की ओर मुंह कर लिया। अपनी उंगलियों को कसकर जकड़ रखा था। आर्यमन ड्राइवर की सीट पर नहीं था। आज ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। वो पीछे की सीट पर सांची के बगल में बैठा था। सांची के बैठते ही उसने लैपटॉप बंद कर दिया और उसे एक तरफ रख दिया। उसका पूरा ध्यान सांची पर आ गया। आर्यमन ने देखा कि सांची का चेहरा उतरा हुआ है। वो वही चेहरा नहीं था जो सुबह फोन पर चहक रहा था। आंखों के नीचे हल्की सूजन थी और माथे पर शिकन। आर्यमन तुरंत समझ गया कि कुछ हुआ है। शायद तन्वी का कोई डर या पुरानी यादें। उसे सब पता था। तन्वी का बर्ताव, सांची का छिपना,
उसने कोई सीधा सवाल नहीं पूछा जिससे सांची को झूठ बोलना पड़े या डर लगे। उसने अपनी आवाज को बहुत धीमा और सुकून भरा रखा। सांची, दिन कैसा रहा? ये सवाल बहुत साधारण था, लेकिन सांची के लिए भारी था। क्या वो बताए कि वो डर रही थी? क्या वो बताए कि उसकी बहन ने उसे पत्थर की तरह ठुकरा दिया? नहीं, वो आर्यमन को अपनी कमजोरियों से और परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने मुड़े बिना बस धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, ठीक था। उसका ये जवाब इतना खोखला था कि कार के सन्नाटे में गूंज गया। आर्यमन ने उस जवाब को सुना, लेकिन माना नहीं। वो जानता था कि ठीक का मतलब सांची की दुनिया में अक्सर ठीक नहीं होता है। उसने सांची की जकड़ी हुई मुट्ठी को देखा जो उसकी गोद में रखी थी। आर्यमन ने अपना बड़ा और गर्म हाथ धीरे से सांची की मुट्ठी पर रख दिया। उसने दबाया नहीं, बस ढक लिया, जैसे कह रहा हो, मैं जानता हूँ और मैं हूँ। सांची की मुट्ठी हल्की ढीली पड़ गई। उसने अपने होंठ भींच लिए, शायद आंसू रोकने के लिए। कार खामोशी से घर की ओर बढ़ गई, लेकिन उस खामोशी में आर्यमन का मौन वादा गूंज रहा था। तुम्हें जिन लोगों ने आज उदास किया है, कल वे खुद रोएंगे।